Hello students, welcome to the series of Minerals and Energy Resources chapter. So this is a part 2 of our video series. So here we are following our discussion. So let's start with the non-metallic metal minerals. तो हम लोग बात कर चुके थे non-metallic minerals की, जिसमें we have discussed the ferrous minerals and non-ferrous minerals. तो आज हम लोग बात करते हैं some of the non-metallic minerals. तो non-metallic minerals means जिनमें मेटल्स नहीं फाउंड किया जाता, मिनरल्स में मेटल्स नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है मिका का। सो मिका क्या है, एक मिनरल होता है जो मतलब एक सीरीज ऑफ बहुत सारे मतलब जैसे प्लेट्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वो सीरीज से बना हुआ होता है, मतलब बहुत सारी लेयर्स होती हैं प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर की। और फिर ये मतलब इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं बहुत सारी फर्दर पतली पतली बहुत थिन शीट्स में। देन ये जो शीट्स होती हैं ये इतनी थिन होती हैं, इतनी मतलब बहुत मतलब एकदम थिन होती हैं कि थाउजेंड्स के आसपास जो मतलब शीट्स हैं, फर्दर लेयर्स हैं, वो हमको मिका शीट्स में मिल जाती हैं। देन मिका का कलर क्या होता है, देखिए जो ये मिनरल है मिका, ये इसका कलर ये क्लियर भी हो सकता है, ब्लैक कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है, देन रेड एंड येलो और ब्राउन कलर किसी भी कलर का हो सकता है। देन अब देखिए मिनरल का मिका का यूज़ कहाँ पर हम लोग करते हैं। तो मिका का जो मेन यूज़ होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में होता है, इलेक्ट्रिक्स बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए ये एक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है मिका में। डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि करंट फ्री, यानी जो करंट का फ्लो होता है वो इसमें नहीं हो पाता है, तो ये मतलब करंट का फ्लो को स्टॉप कर देता है, रेजिस्ट कर देता है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है मिका की। देन लो पावर लॉस फैक्टर, तो पावर का जो लॉस होता है इसमें वो भी बहुत कम रहता है, मतलब पावर लॉस ज़्यादा नहीं होती है। देन इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, तो और अगर हाई वोल्टेज का फ्लो होता है तो ये उसको भी रेजिस्ट कर देता है, मतलब स्टॉप कर देता है। तो मिका सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ होता है, इट इज़ अ मोस्ट इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल मिनरल्स है जो इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। देन मिका के जो डिपॉजिट्स हैं ये मेनली कहाँ पर फाउंड किए जाते हैं, तो मिका के जो डिपॉजिट्स हैं इंडिया में वो नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू हमारा जो ये मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, ये वाला जो बेल्ट पड़ता है ये छोटा नागपुर प्लेटू है। देन कोदरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, तो यहाँ पर मिका का मेन रिजर्व्स मिलते हैं। देन जो झारखंड है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, मिका का, तो झारखंड याद रखिएगा आप लोग, मिका का लीडिंग प्रोड्यूसर है। इन राजस्थान, अब देखिए राजस्थान में भी जो मेजर मिका प्रोड्यूसिंग एरिया है वो अजमेर के आसपास है, यानी दैट मीन्स कि राजस्थान में भी मिका को प्रोड्यूस किया जाता है, बट जो मेन एरिया है दैट इज अराउंड द अजमेर सिटी। फिर नेल्लौर जो है आंध्र प्रदेश में, तो नेल्लौर में भी मिका की जो बेल्ट है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है मिका का इन द कंट्री। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइमस्टोन की, रॉक मिनरल्स की। तो देखिए रॉक मिनरल्स क्या होते हैं, रॉक मिनरल्स वो होते हैं जो पर्टिकुलर रॉक से हम लोगों को मिलते हैं, किसी पर्टिकुलर रॉक से हम लोगों को फाइंड किए जाते हैं। तो जैसे लाइमस्टोन का एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है। तो लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन कहाँ पर पाया जाता है, लाइमस्टोन पाया जाता है इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उन रॉक्स में मिलता है लाइमस्टोन, मेनली जो किससे कंपोज्ड होते हैं, जो किससे मिलकर बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से, यानी कि या तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा या फिर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, यानी कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। तो जो भी रॉक्स इनसे बनी हुई होती है तो लाइमस्टोन वहाँ से प्राप्त किया जाता है, वहाँ से उसको एक्सकेवेट किया जाता है। देन ये मेनली कौन सी रॉक्स में पाया जाता है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है जो ये लाइमस्टोन होता है। और जो मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के, जियोलॉजिकल मतलब जब मतलब अर्थ का ये जो मतलब जो अर्थ है इसका फॉर्मेशन हो रहा था। देन लाइमस्टोन जो है इट इज़ अ बेसिक रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। तो लाइमस्टोन जो है ये मेनली कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये सीमेंट इंडस्ट्री में इसका मेन यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ इसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ कहाँ पर होता है, आयरन ओर के स्मेल्ट में, और जहाँ कहाँ पर, ब्लास्ट फर्नेस में, यानी जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, भट्टी वगैरह होती है, वहाँ पर भी आयरन को पिघलाने में इसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अदर्स, मतलब ये स्टेट वाइज लाइमस्टोन प्रोडक्शन है। तो अदर्स मतलब जो 50% के आसपास का जो एरिया है वो मतलब कुछ राज्य मिला के बनाते हैं,
प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो मेजर चंक है लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग का, दैट इज इन द हैंड ऑफ द कर्नाटका. सो रेड शोज फॉर द कर्नाटका एंड ग्रीन इज फॉर द आंध्र प्रदेश. तो कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश आर द leading producer of the limestones and rest of the 50% lies in the different states of India. देन हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. अब देखिए मिनरल्स जो हैं हमारी कंट्री के लिए फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल ह्यूमन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मिनरल्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है सबकी लाइफ में, सबकी लाइफ में. तो अब मिनरल्स को कंजर्वेशन करने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है, वाई देर इज़ अ नीड टू कंजर्व द मिनरल्स, because over exploitation is a major concern behind the conservation of the minerals. तो क्या मतलब चिंता की बात है, क्या सोचने वाली बात है कि हम लोगों को कंजर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए. तो देखिए जो टेस्ट टोटल वॉल्यूम है, यानी जो मिनरल्स हैं हम लोगों के पास, यानी जो अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ में जो भी मिनरल्स हैं उसका जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल जो क्वांटिटी है वर्केबल जो मिनरल्स हम लोगों को ज़रूरी हैं, वो केवल यानी ओनली 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ के क्रस्ट में जितने भी मिनरल्स हैं, हम उनमें से हमारे काम में जो आने वाले मिनरल्स हैं, जो हमारे लिए मतलब वायबल हैं, वो सिर्फ 1% है अर्थ की क्रस्ट में. देखिए मैं आपको बताती हूँ, अर्थ की क्रस्ट में काफ़ी मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, बट मेनली कुछ मिनरल्स ही खास होते हैं. जैसे मैं आपको नाम बताती हूँ, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिनरल पाया जाता है, दैट इज़ ऑक्सीजन. अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है फर्स्ट नंबर पे, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम एंड देन आयरन, एंड उसके बाद पोटेशियम, देन मैग्नीशियम, एंड उसके बाद हम यहीं तक मुझे मतलब अभी याद आ पा रहा है. तो ये 6 मिनरल्स मैंने आपको मेन बताए हैं. ये 6 मिनरल्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, अर्थ की क्रस्ट में मेनली फाउंड किए जाते हैं. तो मतलब ये अब केवल 1% है, और हम लोग का जो इनका यूज़ है, जो कंजम्पशन है, वो बहुत ज़्यादा है. तो हम लोगों को इनके कंजर्वेशन पर और इनके कंजम्पशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. तो जहाँ पर ज़रूरी है सिर्फ वहीं पर हम लोगों को इसको यूज़ करना चाहिए. देन आता है द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल रिप्लेनिशमेंट आर इनफाइनाइटली स्मॉल. अब देखिए हम लोगों को सोचने का क्या ज़रूरत है, वाई देयर इज अ नीड टू थिंक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल. क्योंकि जो प्रोसेस है मिनरल को रिप्लेनिश होने का, रिप्लेनिश मतलब इसको फिर से बनने का, यानी फिर से इसको रिन्यू होने का, वो प्रोसेस जो है बहुत ही थोड़ा, बस बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट रेट्स ऑफ कंजम्पशन. इट मीन्स कि कंजम्पशन का रेट ज़्यादा है और जो प्रोडक्शन का रेट है, यानी कि जो इनका अपने आप सेल्फ रिप्लेनिशमेंट रेट है, वो बहुत कम है. हम यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं बट उतनी स्पीड से ये फॉर्मेट नहीं हो पा रहा है. तो हम लोगों को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है. देन मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर नॉन रिन्यूएबल. इसलिए कुछ मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं. नॉन रिन्यूएबल मतलब, देखिए नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जिसको हम लोग दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते, यानी कि जो एक बार हम लोगों ने यूज़ किया या कुछ टाइम तक यूज़ होने के बाद जो उनका रीजनरेशन का टाइम होता है, या फिर उनका जो रीजनरेशन रेट होता है, या जो प्रोसेस होता है, वो बहुत स्लो होता है. इतना स्लो होता है कि हम लोग मतलब उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. तो ओवरऑल हम लोगों को फोकस कहाँ करना पड़ेगा, अपने कंजम्पशन पर फोकस करना पड़ेगा, कि हम लोगों को कंजम्पशन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो जो रिसोर्सेज हैं वो उनको इनफ टाइम मिल सके रिप्लेनिश होने का, और जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी वो रिसोर्सेज मिल सकें. देन नेक्स्ट आता है इसमें कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स लीड टू इंक्रीजिंग कॉस्ट. अब देखिए हम लोग जो कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ओर्स को, एक्सट्रैक्ट मतलब उनको एक्सकेवेट कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, उनमें से मिनरल्स को निकाल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, कॉस्ट इंक्रीज होते जा रहा है. क्योंकि देखिए आपको हैवी मशीनरीज, मैन पावर और जो भी टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ें आपको मतलब वहाँ पर इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं. तो जो कॉस्ट होता है डेफिनेटली इट विल बी इंक्रीजिंग एज मिनरल एक्सट्रैक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ्स अलॉन्ग विद डिक्रीज इन क्वालिटी. तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुदाई करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो काफ़ी डीप में माइनिंग करनी पड़ती है. उसके बाद वहाँ पर काफ़ी सारे रिस्क होते हैं, काफ़ी सारे और अदर फैक्टर्स होते हैं. तो मतलब डेप्थ ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली आपका जो कॉस्ट है उसको डिग करने का वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा. लेकिन जो क्वालिटी का हम लोगों को वहाँ से मेटल मिलता है, जो भी मतलब हम लोगों को वहाँ से मटेरियल मिलता है, वो उतना अच्छा नहीं होता जितना हम लोगों का कॉस्ट इन्वेस्ट हो जाता है. तो ऑब्वियसली हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है. देन अब देखिए ए कंसर्न्ड एफर्ट हैज़
टू बी मेड इन ऑर्डर टू यूज अवर मिनरल रिसोर्स इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल। अब देखिए एक कंसर्टेड यानी कि सबके साथ बात करके कंसर्ट के साथ एक एफर्ट किया गया है किस चीज़ के लिए कि हम अपने मिनरल रिसोर्सेज को एक प्लान्ड और सस्टेनेबल तरीके से मतलब यूज़ कर सकें। अभी मैं आपको एक पॉइंट डिटेल में बताती हूँ, जस्ट लेट मी कंप्लीट द अदर 2 पॉइंट्स। देन इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज जो हैं दे नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व टू अलाउ द यूज ऑफ लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। देखिए अब जो टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज कर रहे हैं मिनरल्स को एक्सकेवेट करने की, माइनिंग करने की, हम लोगों को जरूरत है कि हम उनका इम्प्रूव्ड जो वर्जन है टेक्नोलॉजीज का उनको यूज करें। यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज है या कोई भी कंट्रीज जो हमसे बेटर टेक्नोलॉजी, हमसे बेटर तरीके से माइनिंग कर रही है, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, उनसे लर्न करने की ज़रूरत है। क्योंकि ओवरऑल हम लोगों को कहाँ ध्यान देना है, कहाँ फोकस करना है कि जो भी हमारा जो लो ग्रेड का आयरन ओर है, सॉरी ओर है, उसका कॉस्ट लो हो सके और जो अच्छी क्वालिटी का है उसका कॉस्ट ठीक ठाक रह सके। ओवरऑल कॉस्ट हमको कम करना है और अपना जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करना है। देन रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स आर स्टेप्स। देखिए अब सबसे जो मतलब सामने सॉल्यूशन समझ में आता है, लगता है कि हाँ इट विल बी द इट कैन डू समथिंग, तो दैट इज द रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेटल्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं कि आफ्टर द यूजिंग ऑफ मिनरल्स और मेटल्स वी कैन रिसाइकिल दैम। यानी यूज के बाद हम लोग उसको थ्रो ना करें, उसको मतलब यूज एंड थ्रो वाला ना करें, उसको यूज के बाद वी शुड रिसाइकिल दैम इनटू द अदर प्रोडक्ट और इनटू द अदर फॉर्म ऑफ मिनरल्स। हम उसको किसी और फॉर्म में चेंज कर दे, कैसे? रिसाइकलिंग प्रोसेस के थ्रू। इससे क्या होगा, देखिए हम स्क्रैप मेटल यूज करेंगे और कुछ सब्सटीट्यूट यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो मिनरल्स हैं वो कंजर्व होंगे। ठीक है, किसके लिए? फॉर द फ्यूचर जनरेशन और द फ्यूचर यूज। ओके, अब देखिए मैंने जो आपको यहाँ पर पॉइंट बताया था सस्टेनेबल मैनर एंड प्लान्ड मैनर, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना चाहती हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अभी पूरी दुनिया में क्या बात चल रही है, आप लोगों को, मुझे नहीं लगता आप लोगों को पता होगा, बट मे बी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बिकॉज हम लोग पूरी दुनिया इस प्रॉब्लम के साथ अभी फेस कर रही है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए और इनफैक्ट इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी टू दिस एग्रीमेंट और द गोल। तो देखिए मैंने लिखा है एसडीजी। एसडीजी क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं? देखिए नाम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये 1987 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रिंटलैंड कॉन्फ्रेंस, वहां पर इसको ये जो आइडिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वहां से इवॉल्व हुआ था। तो अब मतलब हमें डेवलपमेंट करना है, बट डेवलपमेंट शुड बी इन दिस वे दैट द रिसोर्सेज कुड बी कंजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हम रिसोर्सेज तो यूज कर रहे हैं प्रेजेंटली, लेकिन हमको इस तरीके से उनको यूज करना है, सस्टेनेबल यूज करना है कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास भी मिल सके, मतलब उन लोगों, वो लोग भी उनको यूज कर सके। ओके, तो अब इसके लिए क्या हुआ, अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ओके, लेकिन ये गोल्स का क्या मतलब हुआ? तो गोल्स के लिए पूरी दुनिया के जो कंट्रीज है, करीब 190 प्लस कंट्रीज जो हैं वो सामने आते हैं। कैसे आते हैं? देखिए 2005 से, मैं आपको बताती हूँ, करीब 1990 से ही पूरी दुनिया, यानी जो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हैं बोलिए, या डेवलपिंग कंट्रीज बोलिए, या सिड्स कंट्रीज बोलिए। सिड्स कंट्रीज क्या होता है? देखिए सिड्स कंट्रीज को बोलते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। ठीक है, स्मॉल आइलैंड्स मतलब जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग हैं, उनको बोलते हैं। जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा खतरा उनको है। जो डेवलपिंग गरीब देश जो हैं उनको सबसे ज्यादा खतरे में है। तो देखिए यहाँ पर बात क्या हुई है कि जो भी 2005 से 1990 से, तो क्या होता है कि पूरी दुनिया को लगने लगता है कि अब हमको एक हो जाना चाहिए, अब हमको मिलके बैठ के एक टेबल कॉन्फ्रेंस पे बात करनी चाहिए। किस टॉपिक पे? क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि अभी अगर हमने बात नहीं करी तो खत्म सब कुछ, मतलब सब कुछ खत्म होने में, सब कुछ बर्बाद होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 1992 में जो अर्थ समिट थी, जिसको हम लोग रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी, जिसको हम लोग अर्थ समिट या रियो डी जेनेरियो समिट या एजेंडा 21 समिट के नाम से भी जानते हैं। तो ये समिट मतलब होता है कॉन्फ्रेंस या मीटिंग, वहां पर हुई थी। तो इस समिट में कुछ मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकले थे, लाइक एजेंडा 21, कुछ टारगेट्स थे, और एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन बनी थी, फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो काफी मतलब वहां पर कुछ नए नए डॉक्यूमेंट्स बने थे। तो फिर 2005 में क्या होता है, ये चीजें प्रोसेस होती रही, आगे आती रही। 2005 में एक और यूएनएफ ट्रिपल सी के अंडर में क्या होता है? देखिए यूएनएफ ट्रिपल सी क्या है? कन्वेंशन है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस
फ्रेमवर्क मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि मे बी आपके पेपर में आ जाए फुल फॉर्म या कुछ भी। UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, तो ये 1992 की समिट के बाद आया था। तो इस कन्वेंशन के अंडर में क्या हुआ था, 2005 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाए गए थे, एमडीजी बोलते हैं। तो एमडीजी बनाए गए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। और एमडीजी में क्या बोला गया था, इसमें करीब 8 गोल बनाए गए थे, टोटल 8 टारगेट्स रखे हुए थे। बहुत बेसिक टारगेट्स थे, लाइक पॉवर्टी खत्म करनी है, एनर्जी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है, और सैनिटेशन सबको प्रोवाइड करना है, गुड हेल्थ प्रोवाइड करनी है, इक्वलिटी मेंटेन करनी है, वुमेन गर्ल्स मतलब एम्पावरमेंट करना है सोसाइटी को, और क्लीन मरीन लाइफ होनी चाहिए। मतलब इस तरीके के जो बहुत बेसिक बेसिक गोल्स हैं उनको अचीव करना है। तो एमडीजी में टोटल 8 गोल थे, 2005 में ये बनाए गए थे, और इनका टारगेट दिया हुआ था 2015, यानी कि 10 साल में हमें इन 8 गोल्स को अचीव करना है। तो इंडिया उसका पार्टी था, पार्टी मतलब इंडिया ने उस पर साइन किया था, रेटिफाइड किया था। रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी इंडिया या कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ जाके एग्रीमेंट करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आता है, कोई एमओयू साइन करता है, लाइक एमओयू क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेशनल रिलेशंस में एमओयू यूज करते हैं, ना कि एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग अगर अखबार पढ़ते हैं तो उसमें एमओयू आता है कि इंडिया जर्मनी ने इतने एमओयू साइन किए, जापान और इंडिया ने इतने एमओयू। एमओयू मतलब वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, बट टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस है। तो एमओयू में मतलब यहाँ पर फिर क्या होता है कि मतलब ये बताया गया कि आपको मतलब ये 8 गोल जो है 2015 तक अचीव करने हैं। ओके, तो अब हमें 2015 तक ये गोल अचीव करने हैं, तो इंडिया भी उसका एक पार्टी था। लेकिन ओवरऑल ये गोल जो थे वो अचीव नहीं हो पाए, क्योंकि सबने फोकस कहाँ किया, अपने डेवलपमेंट पे किया, एनवायरमेंट की तरफ किसी ने भी फोकस नहीं किया। क्योंकि देखिए एनवायरमेंट पोल्यूशन का मेन रीजन जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस माना जाता है, जो 1750s में इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था। लेकिन अभी जो है, अब क्या, अब किसके लिए टाइम है, वो डेवलप्ड हो चुके हैं। अब टाइम किसका चल रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है। लेकिन अब डेवलपिंग कंट्रीज भी अपना फुल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को। तो अब डेवलप्ड कंट्रीज का कहना है कि हम लोग जो है प्रॉब्लम का रीजन नहीं है, प्रॉब्लम का रीजन जो है वो ये डेवलपिंग कंट्रीज है, क्योंकि ये डेवलपमेंट कर रहे हैं और ये लोग रिसोर्सेज को, जो मतलब एनवायरमेंट है उसको लॉस पहुंचा रहे हैं। बट उसका क्या, जो ऑलरेडी आप कर चुके हो। तो मतलब ओवरऑल जो बर्डन है वो डेवलपिंग कंट्रीज पर डाला जा रहा है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स तो अनेबल टू अचीव थे। फिर 2015 में क्या होता है, एक फिर से एक मीटिंग होती है जिसको कॉप 21 बोलते हैं। देखिए कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है। कॉप का फुल फॉर्म होता है सीओपी, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये मुझे मतलब मैं देखिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। और मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट है, अपनी धरती को अगर आप बचाना चाहते हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए। कॉप 21, कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 21 मतलब 21st मीटिंग थी 2015 में। और इस साल की मीटिंग भी अब आप लगा लीजिए कौन सी होगी, 24 या 25 होगी। तो 26 मीटिंग है। तो कॉप 21 मीटिंग हुई थी पेरिस फ्रांस में। और वहां पर क्या किया, जब इन्होंने देखा कि एमडीजी तो अचीव नहीं हो पाए, तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमको दूसरे गोल बनाने चाहिए, जिसका नाम दिया था एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो थे वो कॉप 21 से ही निकले थे। अब इनका टाइम फ्रेम कितना दिया, इनका टाइम फ्रेम दिया 2015 टू 2030, 2015 से 2030 के बीच में हमको ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इनको अचीव करना है। और इसमें टोटल कितने गोल हैं, इसमें टोटल 17 गोल्स हैं, 17 गोल रखे गए हैं। और ये बोला गया है कि हमें 17 गोल अचीव करने हैं। तो देखिए मैं आपको शुरू के 5-6 तो बता देती हूँ। सबसे पहला गोल ये है जीरो पॉवर्टी, हमको पॉवर्टी खत्म करनी है। फिर आता है हमको हंगर खत्म करना है। देन आता है हमको गुड हेल्थ देनी है। देन एनर्जी अच्छा मतलब क्लीन एनर्जी बनानी है, एफिशिएंट एनर्जी यूज करना है। देन हमको इक्वलिटी मेंटेन करनी है। देन हमको सबको मतलब जो सोसाइटी में क्लीन वाटर प्रोवाइड करना है। फिर सैनिटेशन देना है, इक्वलिटी मेंटेन करनी है, स्पेस क्लीन कर रखना है, मरीन लाइफ अच्छी बचा के चलना है। तो पॉल्यूशन ये सब मतलब बहुत
बेसिक से गोल्स इसमें भी रखे गए हैं। तो इनका टाइम लाइन जो दिया हुआ है दैट इज 2030 तक हमें अचीव कर लेना है। तो इंडिया इसका भी सिग्नेटरी है। तो ठीक है, अब इंडिया को इसको भी रेटिफाइड किया हुआ है। और इनफैक्ट ये सस्टेनेबल ये जो COP21 का काम है ये अब 2020 से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ रेटिफिकेशन का मीनिंग बता रही थी, सॉरी मेरे दिमाग से स्किप हो गया। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इंडिया जब भी किसी कंट्री के साथ अपना कोई एग्रीमेंट साइन करके आता है, कोई भी देश, कोई भी एग्रीमेंट आप किसी कंट्री के साथ साइन करिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन करिए, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, और वेदर इट कैन बी UN। तो देखिए आपको क्या करना पड़ता है, आप साइन करके वहां पर आ गए हैं, आपके मिनिस्टर्स, आपके जो भी डिप्लोमेट है वो वहां साइन करके आ गए हैं। क्या गारंटी है कि आप जब अपने देश में लौटेंगे तो आपके देश की जो पार्लियामेंट है, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज है, जो बॉडी है, वो उसको एक्सेप्ट करेगी कि आपने सही डिसीजन लिया जो आप वहां साइन करके आ गए। तो क्या किया जाता है, आप वहां पर साइन करके आ गए हैं, दैट इज द एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब आपके देश की पार्लियामेंट में उस एग्रीमेंट को एग्री कर दिया जाता है, मतलब लॉ बना के उसको पास कर दिया जाता है। तो जब लॉ बना के किसी चीज को पास किया जाता है, किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को, उस प्रोसेस को बोला जाता है रेटिफिकेशन, रेटिफाई कर देना। और बहुत से ऐसे एग्रीमेंट्स है जो साइन तो हो चुके हैं, मतलब वो साइन हो चुके हैं लेकिन रेटिफाई नहीं हुए हैं। अभी मैंने कल ही एक एग्रीमेंट पढ़ा था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। एक एग्रीमेंट था न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड था। वो एग्रीमेंट पे ऐसा है कि उस पे 15 कंट्रीज के रेटिफिकेशन चाहिए। तो साइंस सिग्नेचर तो मोस्ट कंट्रीज ने कर दिए बट रेटिफिकेशन नहीं हो पाया। ठीक है, ऐसा ही मुझे एक एग्रीमेंट याद आ रहा है। 2017 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशंस में एक एनजीओ है आईकेन नाम से, इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ कुछ ऐसे ही नाम, मतलब वो न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में काम करती है कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी का यूज जो है बंद हो जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का खतरा है, अर्थ को खतरा है, ओवरऑल ये मतलब है कहने का। तो वो एक प्रपोजल लेके आते हैं, एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं यूनाइटेड नेशंस में, और वहां पर ये बोला कि दुनिया के जो 9 न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज है, मतलब 9 ऐसे देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको मिला के सारे देश जो है एक एग्रीमेंट साइन करें और जितने भी वेपन्स बना चुके हैं उन सबको आप डिसआर्म कर दीजिए। डिसआर्म मतलब उनको खत्म कर दीजिए, अपने सारे वेपन्स आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उस ट्रीटी की, वो जो एग्रीमेंट है उसका कंडीशन क्या है कि वो ट्रीटी तब तक यूज में नहीं आएगी जब तक 50 कंट्री उसको रेटिफाई नहीं कर देते। अब देखिए जितने भी जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज हैं वो फटाफट उन्होंने साइन कर दिया, वो तो चाहते ही है कि भाई हमारे पास तो है नहीं, जिनके पास है वो भी उसको खत्म कर दें। लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज तो बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें इंडिया भी है, इसराइल है, नॉर्थ कोरिया है, USA है, UK है और फ्रांस वगैरह, ये सारे पावरफुल कंट्रीज है। P5 तो आपको पता ही है, चाइना, UK, फ्रांस, USA एंड एक और है रशिया। तो ये न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं। तो अब ये तो कभी साइन करने वाले नहीं है भाई, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो कोई भी नहीं मारेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, उसको रेटिफाई नहीं किया, तो वो एग्रीमेंट भी बीच में लटका हुआ है। तो मैं आपको यह मीनिंग बता रही थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो SDG को अचीव करना है तो ये सब किस लिए है कि भाई कंजर्वेशन करो, किसका, मिनरल्स का, मेटल्स का, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो मिनरल्स कैसे भी हो, वैल्यूएबल हो या नॉन वैल्यूएबल हो, उनको कंजर्व करना जो है वो मेजर ड्यूटी है किसकी, हम ह्यूमंस की। ओके, तो उसकी फील्ड में SDG को हमें अचीव करना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए SDG अचीव करने में इंडिया थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है, बेटर काम कर रहा है, और कंट्रीज से इनकी भी रिपोर्ट्स आती रहती है, हर साल सर्वे होता रहता है कि भाई कहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन इंडिया में एक ही स्टेट ऐसा है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और तमिलनाडु उस स्टेट का नाम है। ऑब्वियसली जब भी हम कुछ अच्छे की बात करते हैं तो हम लोग सदर्न पार्ट की बात करते हैं, बेकार चीजों का नाम आता है तो नॉर्थ वालों को याद किया जाता है। ओके, जस्ट किडिंग हियर। तो तमिलनाडु में क्या होता है, देखिए तमिलनाडु ने क्या किया था, जो MDG थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, उनको भी तमिलनाडु ने ही अचीव किया था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए भी तमिलनाडु काफी आगे निकल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद के जो फर्दर स्लाइड्स हैं, जो वीडियो लेक्चर्स होंगे, दैट आई विल डिस्कस्ड इन द लेटर पार्ट्स। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तो जो भी आप लोगों के डाउट्स रहते हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, see you in the next lecture.